बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में इस वक्त हलचल है। एक जानिब 28वीं तरमीम की बातें हैं तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए जाने के दावे। इसके साथ ही साथ सुहेल आफरीदी और अली अमीन गंडापुर के दरमियान इख्तलाफात की खबरें। इन खबरों में कितनी सदाकत है? और इसके साथ ही साथ गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस भी क्या पीटीआई बड़ा सरप्राइज दे पाएगी? इसी सब पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर शफकत अयाज ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त खबरें चल रही हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कोई इख्तलाफात हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। शफी जान साहब ने तो कह दिया फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, लेकिन साथ धमकी भी दे दी कि अगर किसी ने हरकत की तो ज़मीन तंग कर दी जाएगी। अब उस स्टेटमेंट से भी ये लग रहा है कि कुछ लोगों को ये मैसेज दिया गया है, ये उन्हें वार्निंग दी गई है। तो असल सूरत हाल क्या है केपी की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मखदूम साहब, आपने जो बात की, नो डाउट ये हम भी सुन रहे हैं कि इस तरह की फॉरवर्ड ब्लॉक बनी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल से पीटीआई में अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनी हुई थी तो जब अली अमीन गंडापुर साहब इक़्तिदार से हट गए थे और उनको हटाया गया था, तो उस वक्त उनको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा ऑफर आई थी कि आप जो है स्टैंड ले ले, हम आपके साथ लोग मिला लेते हैं, अपोजिशन के लोग, पार्टी के लोग। लेकिन उस वक्त भी मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब ने इनकार किया और उसने कहा कि नहीं, ये फैसला मेरे लीडर इमरान खान का है, तो मैं इससे एक मिनट भी आगे जो है इस इक़्तिदार पे नहीं बैठूंगा, ना इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठूंगा। और उसने जो है इनकार किया उनको। फिर आपने देखा कि उसके बाद इस तरह की बातें होती रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका होगा, क्योंकि जितनी भी एमपीएज है उनसे मेरी भी बहुत ज्यादा लोगों से बातें हुई है, तो वो शायद ये कह सकते हैं कि उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली, या शायद सुहेल अफरीदी साहब से उनको ये गिला हो कि वो फ़ोन नहीं अटेंड करते। लेकिन इख्तिलाफ की बात यहाँ तक नहीं है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना के सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो है चले जाएँ। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुहेल अफरीदी के खिलाफ नहीं बन सकता फिर, क्योंकि सुहेल अफरीदी जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब का इंतखाब है, और अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कोई भी एमपीए, कोई भी एमएनए, हमारी पार्टी में कोई वर्कर इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो खान साहब के फैसले के खिलाफ चला जाए। हाँ, खान साहब अगर फैसला करे तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कोई सुहेल अफरीदी के खिलाफ जाए, क्योंकि ये डायरेक्टली इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ वो जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो कल से बातें भी हो रही थी मेरे ख्याल से, वो बातें देखिए, अगर आप देख भी ले तो वहां पे भी अली अमीन गंडापुर साहब की भी स्टांस है ऐसा था कि मतलब अगर कोई है तो बताएं। तो मेरे ख्याल से ना वो चाहते हैं कि इस तरह हो, और ना इस अमल का वो पहले हिस्सा रहे, ना अब मुझे लगता है कि वो हिस्सा रहेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब जो है वो इमरान खान साहब का इंतखाब है, वो अपना पूरा करेंगे टाइम। अगर एस्टेब्लिशमेंट कोई इस तरह की हरकत कर भी जाती है तो मेरे ख्याल से जो मर्ज एरिया है, जो कबाइल है, वो इस चीज को नहीं होने देंगे, हमारे वर्कर जो है। और अगर कोई एमपीए चला भी जाता है, ये भी मैं आपको बताऊं कि खैबर पुख्तनख्वा, आपने शफी जान की बात की, हमारे खैबर पुख्तनख्वा में अगर कोई इस तरह का फैसला कर जाता है, एमपी एमएनए खान साहब के फैसले के खिलाफ हो जाते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इन लोगों को कम बेस समझकर वोटर्स ने वोट दिए हैं, हमारे वर्कर्स ने। तो ऐसा फैसला करना उनके फ्यूचर के लिए जो है ना बहुत खतरनाक हो सकता है। पॉलिटिकल फ्यूचर सारी बात है, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं केपी की वो तो सबके सामने हैं। शफकत अयाज साहब, आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? खबरें जब उड़ाई जाती हैं तो वो कहते हैं ना कि कुछ तो होता है जिसकी पर्दादारी है। क्या ये डराने के लिए है? पहले शेर अफजल मरवत साहब की एक पटिशन, और अब ये चीज़ें, कहीं ये सुहेल आफरीदी को एक हल्का सा ट्रेलर देने के लिए तो नहीं खबरें कि भाई बाज आ जाओ, स्ट्रीट मूवमेंट की तरफ ना बढ़ना, सड़कें गर्म करने की तरफ ना बढ़ना, वरना इक़्तिदार चला जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा? क्योंकि बनने से पहले नॉर्मली हमने तो मीडिया में यही देखा है कि खबर को मार्केट में छोड़ा जाता है और उस पर फिर रिएक्शन देखा जाता है, और या फिर कभी कभी धमकाने के लिए भी इनडायरेक्ट ये एक तरीका होता है। देखिए, नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाह रही है कि हमारी पार्टी में तोड़ फोड़ हो, यहाँ पे इंतशार पहले, हमारे एमपीए जो है वो खिलाफ खड़े हो जाए अपनी सीएम के, सीएम को दागदार बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है कि शुरू दिन से उनके खिलाफ कितना प्रोपेगेंडा किया गया था, एक कैंपेन चली थी। फिर अगर आप देख ले तो हमारी लीडरशिप के खिलाफ कितना कैंपेन चला। तो कहने का मकसद ये, वो लोग तो ये चाह रहे हैं। आपने शेर अफजल मरवत साहब की बात की, शेर अफजल मरवत साहब देखें, मेरे ख्याल से उनने भी किसी हमारे एक लीडर को कहा है
पार्टी की कि अगर आप चाहें तो मैं जो है ये पिटीशन वापस ले सकता हूं, और उन्होंने कई जगहों पे ये भी जिक्र किया कि शायद उनके हल्के में कुछ काम नहीं हुए तो इस वजह से उन्होंने ये सारा सब कुछ किया है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ भी देख ले तो मेरे ख्याल से शेर अफजल मलवर साहब के साथ ना हमारा कोई एमपीए मिल रहा है, ना हमारा कोई एमएनए मिल रहा है, ना हमारा कोई वर्कर मिल रहा है। जिस दिन से इमरान खान साहब ने उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया था, उस दिन से आज तक मेरे ख्याल से पार्टी से किसी बंदे का उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर उन्होंने खुद ये कहा कि मैं 10 लाख लोग ले जाने के लिए तैयार हूं, उन्होंने एक बात की। और आपको पता है कि वहां पे अलीमा खान साहिबा ने, उनकी फैमिली ने उनको इतना सीरियस भी नहीं लिया। तो कहने का मकसद ये है कि उनका फैसला जो है वो खान साहब करेंगे। तो खान साहब जब तक बाहर नहीं आते उस वक्त और उस दिन तक हमारा वर्कर, हमारा एमपी, हमारी लीडरशिप में से कोई भी ये शेर अब्दुल मनोवर साहब के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो आप इस बात से अंदाजा कर लें कि इमरान खान साहब का फैसला कितना ताकतवर होता है। जब वो किसी के खिलाफ फैसला करते हैं तो हमारा वर्कर उससे मुंह पैर लेते हैं। तो ये कहना कोशिश कर सकते हैं, बाज लोग किसी को प्रोवोक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ख्याली हो सकती है। सही है, आपका ये पॉइंट आ गया। अच्छा, अब इस सब के अंदर जाहिर बात है कि एक चीज़ है वो कहीं दब जाती है। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अगर हम सोशल मीडिया देखें तो अपेरेंटली वो इतना खुश नहीं है कि जो पार्टी की मज़ाहमती सियासत है या प्रेशर पार्टी बिल्ड नहीं कर पा रही। एंड ऑब्वियसली सुहेल आफरीदी साहब खुद भी कहते हैं कि वो जिस मकसद के लिए अवाम ने उन्हें वोट दिया है उसमें गवर्नेंस तो है, लेकिन उसमें साथ ही साथ वो नज़रिया है और इमरान खान की रिहाई है, लेकिन अब रसाई भी नहीं हो पा रही। तो अब ट्यूसडे का क्या प्लान है और क्या कारकुनों के जो शिकवे हैं वो जायज़ हैं कि भाई पार्टी उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए था, गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं बिल्ड कर पा रही? देखिए, वर्कर्स का तो ये गिला जेन्युइन भी है, उनका गुस्सा भी जेन्युइन है। सोशल मीडिया में जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा हो जाता है वो भी मेरे ख्याल में जेन्युइन इसलिए है कि वो ये समझते हैं कि शायद हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, वो उस लेवल तक नहीं जा पा रहे जहां से खान साहब की आज़ादी जो है वो यकीनी हो सके। तो उनका गुस्सा, उनका गिला जायज़ है उस लिहाज से। लेकिन अगर आप देख लें यहाँ पे तो सुहेल अफरीदी साहब जो है वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस मुल्क में हमारे खिलाफ कितनी बातें होती रही है कि हमने 9 मई किया था, हमने इंतशार की सियासत शुरू की है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो सिर्फ उस बयानिया को किल करने के लिए और एस्टेब्लिशमेंट के उस जुल्म को एक्सपोज करने के लिए मेरे ख्याल से हमारी लीडरशिप, सुहेल अफरीदी साहब, हमारे वर्कर्स और रियासत के दरमियान जो है एक मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं कि वो उस लेवल तक नहीं जाना चाहते कि जहां से फिर जो है हालात खराब हो जाए और जो इल्जाम हमारे ऊपर लगता है वो यकीनी हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि हम इनको एक्सपोज करें कि आईन को कौन नहीं मान रहा, आईन को तोड़ कौन रहा है, हम इनको एक्सपोज कर रहे हैं। देखें, आपने की बात की तो हम लास्ट टाइम भी गए थे, इस दफा भी आप देखेंगे कि तमाम पार्लियामेंटेरियन समेत सुहेल अफरीदी साहब जो है वो जाएंगे और इस सिस्टम को और एक्सपोज करेंगे। हमारी कोशिश, देखिए हम मिलिटेंट्स नहीं है कि हम बंदूक के मुकाबले में बंदूक उठा ले। हमारा काम यह है कि हम डायलॉग्स करें, हम किसी को इस बात पे कायल कर सके कि आप जो कर रहे हैं ये जुल्म है। आप जो है 4.5 करोड़ अवाम खैबर पख्तूनख्वा की तस्दील कर रहे हैं और अगर आप देख ले तो 25 करोड़ अवाम में से 90% लोगों ने इमरान खान साहब को वोट दिया है। वो चाहते हैं कि उनका लीडर बाहर आ जाए। आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी आवाज उठाई। अब अगर कोई ये बात नहीं मान रहा तो वो तो खुद को एक्सपोज कर रहा है और मेरे ख्याल से ये दिन आना था कि ये सिस्टम एक्सपोज हो जाए। इस वक्त इस मुल्क में क्या चल रहा है, आपका आईन नहीं है, आपका कानून नहीं है, अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे। एक सुपरटेंडेंट जो है वो अदालती अहकामात को जो है टोकरी में डाल देते हैं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? और हम अल्लाह के फजल से हर दिन अगर आप देख ले तो पीटीआई का ग्राफ जो है वो गिरा नहीं है। हमारे एमपीएस का, एमएनएस का ग्राफ गिर सकता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आवाज नहीं उठा रहे या उस लेवल तक नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर आप देख ले तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। आज भी अगर आप देख ले गिलगित बल्तिस्तान में कितना जोर और शोर चल रहा है इमरान खान और पीटीआई का। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सिस्टम कर रहा था वो 9 मई के बाद अगर आप देख ले कितना जुल्म नहीं हुआ, कितने हमारे पार्टी के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, लीडरशिप को, लेकिन हमारी पार्टी और हमारे वोटर्स को नहीं तोड़ा जा सका। तो मेरे ख्याल से इनको मानना चाहिए, इनको आईन और कानून को मानना चाहिए। सही है शफीक साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो अभी पहले तो ये चीज़ें आई कि पीटीआई के रहनुमाओं को वहाँ पर
इजाज़त ही नहीं है एंटर होने की, लेकिन अभी बैरिस्टर गौर भी पहुंच गए हैं। सो निज़ाम के हवाले से पीटीआई कहती है निज़ाम ने तो वो करना है जो निज़ाम कर रहा है और जिस तरह से सिस्टम चल रहा है, तो क्या उसी तरह से इलेक्शन होगा, वही सब कुछ होगा, या पीटीआई इस दफ़ा कोई सरप्राइज़ दे पाएगी? पॉपुलैरिटी का तो पीटीआई पहले और तमाम इलेक्शंस में क्लेम करती है ना, लेकिन नंबर्स तो फिर बाद में कुछ और ही होते हैं। मखदूम साहब, अगर कोई पंजाब को गिलगित बल्तिस्तान के साथ कंपेयर कर रहे हैं और वो इस तरह का अटेम्प्ट करेंगे कि वो फॉर्म 47 पे किसी हुकूमत को बनाने की कोशिश करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये और बर्बादी का एक और बायस हो सकता है। और मेरे ख्याल से अगर ऐसा ना किया जाए तो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, अवाम के लिए भी बेहतर है, इदारों के लिए भी बेहतर है। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो खैबर पुख्तूनख्वा, वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की अवाम से बहुत लिहाज से जो है वो मुख्तलिफ लोग हैं। और अगर वहां पे ऐसा अटेम्प्ट किया गया तो वहां पे इदारों को ये संभालना जो है मुश्किल हो जाएगा। और मेरे ख्याल से वहां पे अगर आप देख ले तो शुरू दिन से पीटीआई का ग्राफ जो था वो बहुत ऊपर है और था भी। और अगर आज भी आप देख ले तो वहां पे हमारा कोई, आज आपने बात की बैरिस्टर गौर साहब गए हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप जुनैद अकबर साहब की बात करें, हमारे असद कैसर साहब की बात करें, तो उनको नहीं छोड़ा गया, उनको सुबह बदर किया गया। फिर अगर आप देख ले आज नवाज शरीफ साहब को इनूसी मिला है, तो क्यों मिला है? और अगर आप दूसरी जगह पे देख ले बिलावल भुट्टो साहब वहां पे क्या कर रहे हैं, वहां पे जो है उनकी पूरी लीडरशिप बैठी हुई है। इसके बावजूद वहां पे वर्कर्स, वहां पे लोग और अवाम, मैं ये वर्कर की बात भी नहीं कर रहा हूं, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम चाह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के उन कम्बों को वोट दे जिनको शायद जानती भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के नाम पे उनको वोट दे रहे हैं। और अगर ऐसा अटेम्प्ट वो करेंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बर्बादी का बायस बन सकता है। तो ऐसा इस चीज से इज्तनाब किया जाए। ठीक है, इख्तिताम पे आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है कि इस वक्त महंगाई भी अपने उरूज पर है और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, रेजिस्टेंस और बाकी तमाम तर पॉलिटिकल मूवमेंट्स अपनी जगह, लेकिन गवर्नेंस जो है वो भी एक जिम्मेदारी पीटीआई की है। बजट भी आने जा रहा है, विफाक की सतह पर तो आपको पता है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या केपी की गवर्नमेंट कोई रिलीफ देने लगी है अवाम को, अवाम की जिंदगियां कुछ आसान करने का भी प्लान है? इंशाल्लाह ये जो बजट है आप कंपेयर करेंगे और इंशाल्लाह फिर एक प्रोग्राम करेंगे कि जब फेडरल में ये अनाउंस करेंगे बजट और खैबर पुख्तूनख्वा जब अनाउंस करेगा तो मैं आपको फिर वो बताऊंगा कि हमने स्कूलों के लिए क्या रखा है, हमने कॉलेजेस के लिए क्या रखा है, अस्पतालों के लिए क्या रखा है, हमने महंगाई कंट्रोल करने के लिए खैबर पुख्तूनख्वा में क्या प्लान किया हुआ है, हमने यहाँ पे गवर्नेंस के लिए क्या चीजें की है, हमने डेवलपमेंट के लिए क्या चीजें की है, हमने सियाहत के लिए क्या चीजें की हुई है। जब आप कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपको नजर आएगा कि हाँ पंजाब कहाँ पे खड़ा है और उसका बजट कहाँ पे खड़ा है। खैबर पुख्तूनख्वा जो इतने बजट में कितनी सहूलियतें अपनी आवाम के लिए दे रही है आपको नजर आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप इस पे एक जबरदस्त प्रोग्राम करें और उसमें कंपैरिजन कर ले कि हम सेहत में कितना बजट दे रहे हैं, हम स्कूल में कितने बजट दे रहे हैं, हम कॉलेजेस में कितना बजट दे रहे हैं, हम सियाहत के लिए कितनी बजट दे रहे हैं। तो आपको अंदाजा होगा कि पंजाब कहां पे खड़ा है और खैबर पुख्तूनख्वा कहां पे खड़ा है। इंशाल्लाह चलें, परफेक्ट, लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शफकत अयाज साहब, नाज़रीन इकराम हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो मशरिक़ वस्ता की और पूरी दुनिया की सूरत हाल हमारे सामने है, इस वक्त अबहाम है, इफ्स एंड बट्स पे मामला चल रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान का अपना सियासी मंजरनामा जो है वो भी मुबहम है। धुंध जो है कभी छटती हुई महसूस होती है और कभी यही धुंध बढ़ जाती है, कभी गुत्थियां सुलझ रही होती हैं और कभी सुलझाते सुलझाते गुत्थियों को मजीद उलझा दिया जाता है। होने क्या जा रहा है, और साथ ही साथ 28वीं आईनी तरमीम जो है उसका शोर भी है। इस सब में क्या नया इत्तेहाद बनेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अब इस्तीफों का एक इंदिया दे रही है, क्या ये इस्तीफे निज़ाम को टफ टाइम देने के लिए हैं या फिर 28वीं आईनी तरमीम के लिए, निज़ाम के लिए राह बनाने के लिए हैं? अब ये सवाल भी उठना शुरू हो चुका है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून रियासत अली आज़ाद साहब ने, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर कानून हाफिज़ एहसान साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? और अब वो मज़ामत की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, असम्बलियों से इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इस्तीफ़े क्या पीटीआई के लिए प्रोडक्टिव हो सकेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहब, एक तो ये है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी दो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, एक उसकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है और एक उसकी लीगल स्ट्रैटेजी होती है। और अगर आप पीटीआई को एनालिसिस करें तो जब से पीटीआई आई है, यानी कि आप देख लें कि 97 के इलेक्शंस के अंदर या 2002 का इलेक्शन देखें, फिर 2008 का इलेक्शन उन्होंने बायकॉट कर दिया, उसके बाद 2013 के इलेक्शंस के अंदर जब वो एक साइजेबल स्ट्रेंथ के अंदर आए वहाँ पे ऊपर असेंबली के अंदर और उनकी हुकूमत केपीके के अंदर बनी, तो फिर आपने देखा कि धरना और फिर रेजिग्नेशन वाला एक मामला आया। फिर उसके बाद 2018 के अंदर आए जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव हुई, उस आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर जब रद्द करवाया गया तो फिर उन्होंने रिज़ाइन देने शुरू किए और एक खुली छूट जो थी वो अपोजिशन को मिल गई। और अब भी आप देखें कि 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं उसके अंदर कभी स्टैंडिंग कमेटी से रेजिग्नेशन दिया जा रहा है, कभी बात की जा रही है कि असेंबली से निकले। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इलेक्शन लड़ती हैं तो उनका जो बुनियादी तौर पर प्लेटफॉर्म होता है वो आपकी पार्लियामेंट या असेंबली होती है, और उस असेंबली के अंदर रह के या आपने सिस्टम के अंदर काम करना होता है, अपना एजेंडा लेके चलना होता है, या जो हुकूमत का एजेंडा है उसको आपने रिबट करना होता है। और अगर आप उससे भी रिज़ाइन कर दें, और देखें ना कि अगर आप ये देखें कि अगर ये बल्ले वाला निशान वाला मैटर्स जो है 2019 से पीपल्स पीटीआई का चल रहा है, अगर अपने इलेक्शंस करवा देते तो 2024 के अंदर रिज़र्व सीट्स वाला जो मैटर है वो उनकी फेवर में ना आता। और आपने देखा कि किस तरह एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन ही नहीं लड़ा उसके साथ उन्होंने कहा कि इनको सीट्स दी जाएँ, और उसके बाद फिर आगे आप जाके देखें कि जब वो डी सीट कर दिए गए वो लोग जो थे जिनको हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई, फिर सुप्रीम कोर्ट आया, फिर रिव्यू के अंदर आया, तो बहुत बड़ा डैमेज जो है वो पार्टी को स्ट्रेंथ के तौर पे आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है कि पीटीआई को अब पॉलिटिकल या लीगल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर क्राइसिस भी आते हैं, गवर्नमेंट्स में आप होते भी हैं, कभी नहीं भी होते, और बार बार इस तरह का ये कहना है कि जब हम रिज़ाइन कर रहे हैं ये बात मुनासिब नहीं है। और इसका डेफिनेटली जो है वो एज ए पार्टी भी पीटीआई को डैमेज आया और उससे ना सिस्टम को फ़र्क पड़ेगा। और अगर ये काम करेंगे उस चीज़ के अंदर जो है तो इनकी जो साइजेबल स्ट्रेंथ है उसके बाद ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इलेक्शन करवा देगा और जो रही सही कसर रह गई है उसके अंदर बाकी स्ट्रेंथ भी वो चली जाएगी। तो अगर आपने रिज़ाइन करके दोबारा इलेक्शन मोड के अंदर जाना है तो फिर मेरा ख्याल है कि रेजिग्नेशन का फ़ायदा कोई नहीं। और जिस तरह स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर रिज़ाइन करके पीटीआई ने जो है वो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लेके पार्लियामेंट से डिस्कस किया है, उसका भी आपने देखा है कि पीटीआई को फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी जो पीटीआई की रेजिग्नेशन स्ट्रैटेजी है उसका भी नहीं फ़ायदा नहीं आएगा। और जो लीगल स्ट्रैटेजी भी आप देख लें, चाहे रिज़र्व सीट्स देख लें, इमरान खान के केसेस देख लें, या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें, तो वहाँ के ऊपर भी इफ़ एंड बट्स जो हैं उनके अपने सर्कल्स के अंदर आए हैं, और उसका भी पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगली बहुत बड़ा डैमेज जो है वो एज ए पीटीआई को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर हुआ। ठीक है हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया। रियासत साहब, इस पॉइंट में एक नुकता ये भी है कि जाहिर बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उसे दीवार से लगाया जा रहा है, उसके पास और ऑप्शंस नहीं है। एक थ्योरी ये है कि ना पीटीआई की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी अच्छी है, ना पीटीआई की लीगल स्ट्रैटेजी अच्छी है, बट ऑन दी अदर हैंड पीटीआई ये एक्यूज करती है ना निज़ाम उन्हें स्पेस दे रहा है और ना ही अदालती निज़ाम में उन्हें किसी अच्छे की उम्मीद है, क्योंकि जो तरामीम हुई उनके बाद तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह, बात यह है कि देखें पीटीआई के गिले बिल्कुल 100% ठीक है, मैं उनको इस चीज़ को मैं सेकंड करता हूँ। उसकी रीज़न ये है, हाफिज़ साहब जैसे फरमा रहे थे कि उनके इलेक्शन के हवाले से और पीटीआई की सीट्स के हवाले से, देखें जिस मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया ना हो, एक मफलूज, एक अपाज, एक बिल्कुल रिडेंडेंट किस्म की जो एक मैनेज और मनूवर अदलिया होती है, वहाँ पे कौमें भी तरक्की नहीं करती। जहाँ पे रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, वहाँ पे गुड गवर्नेंस नहीं होती, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वो इज़्ज़त अहमियत नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई के साथ इस वक्त बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है। देखिए, अगर उनका पहले जब वो असेंबलियों से उन्होंने रिज़ाइन किया, मेरा उस वक्त भी ये व्यू था कि उन्होंने नेशनल असम्बली से रिज़ाइन किया, उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब में उनकी हुकूमत थी, कश्मीर में उनकी थी, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी थी, केपी के अंदर थी। लेकिन मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि आपको इस सिस्टम में रह के लूला लंगड़ा, जैसे 47 का फार्म का कहते हैं, ये निज़ाम और पार्लियामेंट है, उसके अंदर रह के अपनी जो आवाज़ आप बुलंद कर सकते। देखें उस वक्त उन्होंने रिज़ाइन किया तो उसके बाद उनके ऊपर जो FIRों की एक बरसात थी,
वो आपने देखी इमरान खान जिस पे कभी 107 151 का कलंदरा नहीं बना और उसके ऊपर 300 FIRs होगी। हाँ, एक बेनिफिट उनको ज़रूर हुआ कि उन्होंने इस निज़ाम को एक्सपोज किया, उन्होंने इस सिस्टम को लोगों के सामने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सपोज किया और उन्होंने जो अपना नैरेटिव बनाया उसमें वो कामयाब रहे। लेकिन उसके साथ उनको मुश्किलात बहुत ज़्यादा हुई और आज वही मुश्किलात हैं जिनको वो फेस कर रहे हैं। अब आ जाएं आज की बात में कि अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो मेरा आज भी ये व्यू है कि जी रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, लेकिन सिस्टम भी उनको, और अगर अदलिया ही पाकिस्तान की ठीक होती जो इस वक्त सुम्मुन बुकमुन उमयुन फाहुम ला यरजिऊन, अगर ये ठीक होती उस वक्त भी मेरिट पे उनको फ़ायदा होता और आज भी उनको फ़ायदा होता। लेकिन आज की अदलिया मैं समझता हूं कि वो एक लिखी लिखाई बात जो डायरेक्शन होती उससे बाहर नहीं जाती। मैं आज भी एक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होकर आया हूं और आपको पता है कि उसमें कैसे प्रोसीडिंग हो रही हैं। वो हादी अली चट्ठा वाले केस में मैं पेश हुआ। तो अदलिया में तो अब लोग बिल्कुल अदालतों में आना भी और अदलिया के निज़ाम से भी मायूस हो गए। और ये अदलिया के लिए और बतौर शहरी मेरे लिए और मेरी कौम के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर आपके मुल्क के अंदर आज़ाद अदलिया नहीं, आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की मिसाल है, उसको आपने नहीं गिराया, उसको तो वफाकी जो आईनी अदालत है उसने स्टे दे दिया है। तो ये बरी इमाम पे जो रह रहे थे, जो यहाँ मलपुर में रह रहे हैं, जो ये सैदपुर में रह रहे हैं, उन लोगों का क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? उनके ये राइट्स नहीं है? मैं समझता हूँ कि जो आर्टिकल 25 आइन के अंदर दिया गया है उसका ट्रू सेंस में इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ये कौम बनेगी, ये कौम तरक्की करेगी, मुल्क में अमन और शांति होगी। लेकिन हुकूमत, चूँकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को 47 उनके पास भी बेचारों के पास कोई इतनी वो अंदर वो उनके नहीं है जुर्रत के वो बात कर सकें, चूंकि उन्हें पता है कि हमारी अपनी फुटेज जो है जिस दीवार पे हम खड़े हैं उसकी बुनियादें कितनी मजबूत हैं उन्हें भी पता है। इसलिए आपने देखा होगा ख्वाजा साहब उनकी जो ट्वीट आपने पढ़ी होगी, कल ख्वाजा साद रफ़ीक की आपने गुफ्तगू सुनी होगी। तो देखें हुकूमत में बैठे हुए लोग बेबस हैं। हाफिज साहब जैसे, मेरे इन हाफिज साहब की बात कर रहा हूँ, उनके पास क्या रह जाता है कि उनकी क्या अहमियत होगी? एक आम रेडी वाला, एक डेंटर पेंटर जो गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता, उसकी क्या सूरत हाल होगी? ठीक है रियासत साहब, आपका पॉइंट आ गया। हाफिज साहब, जिस तरह से रियासत साहब कह रहे हैं कि पीटीआई इज लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, जुडिशरी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात करती है कि 26 और 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद तो पीछे कुछ बचा ही नहीं। ये तो अब एक तरह से एग्जेक्टिव के मातहत हो चुकी है जुडिशरी। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसमें रियलिटी से ये करीब है ये नैरेटिव पीटीआई का? शायद एक तो ये है कि पीटीआई जो है वो 2018 से लेके इलेक्शन हुआ और तकरीबन 2022 तक इक़्तिदार के अंदर रही। तो पाकिस्तान की जुडिशरी की रैंकिंग वही थी जो 2022 से अब ऑनवर्ड्स भी चल रही है। उस वक्त भी हम 128 नंबर पे थे या 129 नंबर पे थे या 130 नंबर पे हैं। तो ये कहना कि जी सिर्फ एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरी गवर्नमेंट के आने से जो है जुडिशरी के क्रेडेंशियल्स जो हैं वो कम हो गए, वो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। दूसरा ये है कि बार बार जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया जाता है कि जुडिशरी सब 26वीं आइनी तरमीम और 27वीं आइनी तरमीम अगर दोनों इकट्ठी देखे जाएँ तो पीटीआई जो थी वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा थी। 26वीं आइनी तरमीम के अंदर जेयूआई ने उन्हें साथ लेके चला और ये वो चीज़ थी कि पाकिस्तान की एक आइनी अदालत बननी चाहिए, पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन बेहतर होना चाहिए। जुडिशरी जो है जो ड्रैग कर रही है सिचुएशंस की तरफ, सो मोटो की तरफ, या एग्जेक्टिव ओवर रीच कर रही है या कॉन्स्टिट्यूशनल री राइटिंग कर रही है, इसको नहीं होना चाहिए। ये पीटीआई का मुसलसल एक स्टैंस था और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर जिस आइनी अदालत का जिक्र था पीटीआई उन्हें सपोर्ट करती थी और इन्हें इंडोर्स करती आई है। अब जब 26वीं आइनी तरमीम आई उस वक्त भी मैंने ये कहा कि जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जा रहे हैं ये वाइबल नहीं है, चूँकि एक अदालत के अंदर दो बेंचेस ये काम नहीं कर सकते। लेकिन पीटीआई ने कहा कि हमें ये चाहिए, जेयूआई ने साथ दिया और एक साल के अंदर वो सारा सिस्टम एक्सपोज हुआ कि जब जजेस जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करते रहे। 27वीं तरमीम बुनियादी तौर पर ये पहले ही आ जानी चाहिए थी जो 26वीं आइनी तरमीम है, लेकिन पीटीआई को फैसिलिटेट करने के लिए और बाद के अंदर आप ये देखें कि किस तरह जेयूआई के खिलाफ भी जो है वो एक
एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि हमारी मर्जी नहीं थी, हालांकि उस सारे प्रोसेस के अंदर डॉट कॉमा तक जो था वो पीटीआई उसके अंदर थी। अब अगली जो चीज़ है जिस पे बार बार बात की जाती है, जी जुडिशरी जो है वो सबसर्विएंट है, एग्जैक्ट कौन सी ऐसी अदालत है हाई कोर्ट की जिसके अंदर पीटीआई को रिलीफ नहीं मिला, उनके लीडर्स को रिलीफ नहीं मिला, कहीं ज़मानत हो रही है, कहीं सस्पेंशन हो रही है, कहीं एक्विटल्स के केसेस जा रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव होना और बात है, परसेप्शन होना और बात है, और चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक एजेंडा होता है उसी अदालत के सामने जाते हैं जिसको मिलाइन भी करते हैं, जिसके सामने जो है वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और उसी अदालत से फिर आप रिलीफ ही मांगते हैं, चाहे हाई कोर्ट है या चाहे सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा जो है जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये है कि जो अभी भी बात की जा रही है 28वीं तरमीम वाला जो है, ये 28वीं तरमीम के जिन तीनों चीज़ें आप इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके मैनिफेस्टो देख लें, क्या सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ या पीटीआई की स्टेटमेंट नहीं है कि एनएफसी अवार्ड के अंदर फेडरेशन जो है वो वाइबल नहीं रही? क्या आर्टिकल 140A के अंदर लोकल गवर्नमेंट के अंदर सारों का कंसेंसस है कि एम्पावरमेंट किया जाना चाहिए? क्या नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो नहीं बनाने चाहिए? सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ देख लें। क्या पीपल्स पार्टी नहीं कहती कि पंजाब के अंदर प्रोविंसेस बनने चाहिए? क्या मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशंस पास नहीं की हुई? तो ये सारी की सारी जो है पॉलिटिकल कन्वीनियंस को देख के चीज़ें आगे चलती हैं। और अभी भी मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें की जाएंगी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के अंदर ज़रूरी हैं, आप इंडिया की एग्जांपल देख लें, वहाँ पे आज भी जो है जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका 60% है, प्रोविंसेस को 40% है, डायरेक्ट एलोकेशंस जो है वो आपकी वहाँ पे की जाती है, 28 वहाँ पे सूबे हैं, 7 वहाँ पे यूनियंस काम की गई हैं, टर्की के अंदर 81 प्रोविंसेस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है, चूँकि हमारा एक एजेंडा पॉलिटिकल पार्टीज़ का है कि जब आप ऑपोजिशन के अंदर हों तो आपने हर चीज़, चाहे वो आपके मैनिफेस्टो के अंदर है या गवर्नमेंट के अंदर है, आप जो कहते हैं आपने उसके अगेंस्ट ही जाना है, और वही चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा एब्सोल्यूट कहना कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो सबसर्विएंट है, एग्जेक्टिव के नीचे है, बिल्कुल बात मुनासिब नहीं है। जहाँ पे चीज़ होती है वहाँ पे रिलीफ मिलता है, लेकिन अगर उसको पॉलिटिकल आप लेंसेज से आप देखें तो फिर आपको सारी चीज़ें वो नज़र आएंगी, मेरा जज आपका जज, मेरा फैसला आपका फैसला। और ये 10-12 साल से आप अदालतें, हमें पता लग जाता है कि किसका तबादला होगा। एज अ जर्नलिस्ट आई कैन मैं आपको चीज़ बताऊं कि क्या कभी ये भी मुमकिन है कि आप ये प्रेडिक्ट कर लें कि इस जज के पास मेरा केस जाएगा तो यही फैसला आएगा और मैंने इसके पास केस लगवाना नहीं है? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जितने भी जजेस हैं वहाँ पे प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि अगर इस जज के पास जाएंगे ये फैसला आएगा, इस जज के पास जाएंगे ये फैसला नहीं आएगा। तो जुडिशियल प्रेडिक्टेबिलिटी पर्सनैलिटीज़ पे नहीं होनी चाहिए। और जिन 2-3 बड़े फैसलों पर बात की जाती है, क्या जो अदालत ने आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला रिवर्स किया, क्या वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रीच नहीं किया था? क्या आर्टिकल 63A का जो फैसला किया, क्या री राइटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था? क्या आर्टिकल 5 की बुनियाद के ऊपर पीटीआई के डिप्टी स्पीकर ने जो असम्बली को डिसॉल्व करवाया था और प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस की थी, सदर अलवी ने उसको माना था, क्या वो आर्टिकल तजावज़ नहीं उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा? क्या उसके बाद रिजर्व सीट्स के अंदर जो है कि जब आपके पार्टी इलेक्शन ही नहीं हुए, आप किस तरह उसके अंदर इंटाइटल हैं कि आप उसको रिलीफ दिया जाए? और उसके बाद यह है कि आपने फोरम चॉइस किया, पेशावर हाई कोर्ट का 5 जजेस ने आपके खिलाफ फैसला किया। तो मैं ये समझता हूं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कुछ और हैं, एक्चुअल रियलिटी और है। और जब मेरे मुतल्लिक मेरी मर्जी का फैसला नहीं आता तो फिर हम जजेस को, जुडिशरी को टारगेट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम के लिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी सूट भी नहीं करता कि आप हर वक्त क्रिटिसाइज करें और हर वक्त एब्सोल्यूट स्टेटमेंट्स दें जिनका उस ग्राउंड रियलिटी या आपकी लीगल प्रोपोजिशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक हो गया हाफिज साहब, आपका पॉइंट आ गया। रियाज साहब, हम अपने इस सेगमेंट के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें शॉर्टली। जी, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूँगा कि जो 26वीं और 27वीं तरमीम आई है उसके अंदर जिस पार्लियामेंट ने किया उसकी अपनी लेजिटिमेसी क्या है। एक तो बात ये कि आप आम लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं जो आर्टिकल 238 और आर्टिकल 239 के अंदर दिया गया है कि आप लेजिस्लेशन कर रहे हैं। दूसरी बात है कि पहले जब जजेस बेनजीर भुट्टो और उनका और पीपल्स पार्टी का दौर था तो आपको याद होगा कि वहाँ पे जाले जजेस लगाए गए थे, उस पर एक रिपोर्टेड जजमेंट भी है। और आज जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर एग्जेक्टिव की हुकूमत की मेजॉरिटी है, वहाँ पे बाय हुक कर करो जिसका नाम गवर्नमेंट चाहेगी वो जज बनेगा। तो अब उन जजेस में और इन जजेस में क्या फ़र्क होगा? मैं उन जजेस की कमांड पे, कॉम्पिटेंसी पे बात नहीं कर रहा, मैं तरीका कार पे, अपॉइंटमेंट पे बात कर रहा हूँ। तो मेरी जो ज़ाती राय है कि जो जुडिशल कमीशन है
जो इस वक्त मौजूद है उसकी मतलब जितनी भी तैनातियां होंगी वो जो हुकूमत चाहेगी, तो इसका मतलब जैसे आफत साहब कह रहे हैं कि जी ये मेरे जजेस, जी आपके जजेस, तो ला महल्ला लोगों को पता है कि ये जजेस जो आ रहे हैं ये गवर्नमेंट लगा रही है, वो गवर्नमेंट के जजेस हैं। आपने देखा कि इमरान खान के केसेस के अंदर जो अभी ये 190 पाउंड मिलियन वाला केस चल रहा है, अभी उनका फाइनल उसकी 426 जो ज़ाब्ता फौजदारी की जमानत की दरखास्त है, जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की है, वो अभी सुनी नहीं गई। इन द मीन वाइल पीटीआई वाले वकला साहबान, पता नहीं क्या मैं उनको क्या कहूं कि वो क्या सोचते रहे, 17 पेशियां हो गई, उनकी 426 की सुनी नहीं गई। उस ऑर्डर के खिलाफ वो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, लेकिन हुकूमत ने क्या किया कि एक नई लेजिस्लेशन कर दी और जो नैब का लॉ था उसके अंदर अमेंडमेंट करके ये कह दिया कि जी इसकी जो फाइनल अपील होगी वो अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएगी। देखिए, जहां पे लेजिस्लेशन के पीछे इंटेंट जो है, जो मेंजरिया है जिसके ऊपर आप ये लेजिस्लेशन करने के लिए जा रहे हैं, क्या दैट इज बेस्ड अपॉन दी बोनाफाइडी या गुड फेथ है या इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और द जनरल पब्लिक नहीं है। आप अपरेंटली सबको नजर आया कि इमरान खान को फिक्स करना है, इसलिए कि जी अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा 426 की अपने उस ऑर्डर को चैलेंज करेगा तो मुमकिन उसको वहां पे उसकी सजा सस्पेंड हो जाए, लेकिन उन्होंने इन द मीनवाइल वो कर लिया। तो ऐसी लेजिस्लेशन को ये कौम नहीं मानती, मेरे जैसा स्टूडेंट ऑफ लॉ उसको नहीं मानता कि जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो और स्पेसिफिक लेजिस्लेशन के लिए कभी भी नहीं होता। लेजिस्लेशन बेहतरीन वो होती है जो आम जनरल पब्लिक के फायदे के लिए होती है, लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं साहब कि जितनी लेजिस्लेशन आज तक हुई है, जितनी आइन के अंदर अमेंड, भाई आप आम लेजिस्लेशन नहीं कर रहे, आप आइन को अमेंड कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टीज को ठोकने के लिए आप कर रहे हैं, उसको फिक्स करने के लिए कर रहे हैं, तो उसको लेजिस्लेशन कौन कहेगा कि ये दैट इज अ गुड लेजिस्लेशन। और जिसके ऊपर जैसे वो उठक बैठक 70 मरतबा उन्हें करवाएगी, उसकी आउटपुट क्या थी? क्या रूल्स 2009 सेनेट और नेशनल असेंबली के फॉलो किए गए उस लेजिस्लेशन के अंदर? नहीं किए गए। तो ऐसी लेजिस्लेशन को भाई नहीं अवाम मानती, अवाम को इतनी सादा नहीं है ना, वो मतलब रोटी को कोई और चीज कहते हैं, उन्हें पता है कि ये लेजिस्लेशन है, ये आइन है, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त अख्तियार किसके पास है, ये सबको पता है। सही हो गया रियाज साहब, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत अली आजाद साहब और हाफिज एहसान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुफ्तगू होगी मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक है, अगर मगर की सूरत हाल भी बरकरार है और डेडलॉक भी। और अब तो ये खबर भी आ गई है कि इसराइल की जानिब से लबनान में जंग बंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में ईरान ने अमरीका के साथ जो पैगामात का तबादला है वो मुअत्तल कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है, मेक और ब्रेक मोमेंट है। ईरान क्या सोच रहा है और अमरीका का जो प्रेशर है, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, क्या वो काम करेगा ईरान पर? इसी पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है ईरान से सहाफ़ी जॉन हुसैन साहब ने। जॉन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हाउ डू यू एनालाइज द करंट सिचुएशन, जो अभी मौजूदा सूरत हाल है, ये मुज़ाकरात की भी और हल्की फुल्की कुछ ना कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान चल भी रहा है। अमेरिका ईरान के ऊपर कोई कार्रवाई करता है, ईरान जवाबी अमेरिकी बेसिस पर कार्रवाई करता है, और अब तो खबर आ रही है कि ईरान ने पैगामात का तबादला भी बंद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मखदूम साहब मुझे बुलाने के लिए। देखिए, बात सारी ये है कि पहले ये लोग कहते थे कि ईरान की लीडरशिप में डिवाइड है, ईरान जो है इनडिसाइसिव है। मुझे लगता है कि बरक्स है सिचुएशन, और मुझे लगता है कि अमेरिका के इस वक्त अंदर जो है वो शदीद डिवाइड है, ना सिर्फ उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बल्कि ट्रंप के अपने जो दिमाग है और उनकी अपनी जो डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर। आपको याद होगा कि वो उन्होंने मीटिंग के लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया पहले कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो खोल रहा हूँ, नेवल ब्लॉकेड खोल रहा हूँ, अपने घर जाएं, आप बीवी बच्चों से मिलें। फिर उन्होंने कहा मैं जो मीटिंग है मीटिंग रूम में जा रहा हूँ, और मीटिंग रूम में जाकर उन्होंने फैसला जो है वो तब्दील कर लिया। और आई थिंक ये जो डिमांड्स की बैक एंड फोर्थ फ्लक्चुएशन है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि ईरान की डिमांड्स तो कंसिस्टेंट रही है, आपको याद होगा आपके शो पे आके मैं बोल चुका हूँ, और काफी टाइम से मैं तमाम शोज पे बोलता आ रहा हूँ कि डिमांड्स कंसिस्टेंट है और अभी तक कंसिस्टेंट है। लेकिन अब जो सिचुएशन चल रही है वहां से अमेरिका की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर डिमांड चेंज होती है, और ईरानी ऑफिशियल से मैंने बात की यहाँ पे, फॉरेन मिनिस्ट्री से 2 ऑफिशियल से आज,
तो उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स हैं और जिस तरीके से बैक एंड फोर्थ जाते हैं, इसमें कोई मुआहदा नजर जो है वो होता हुआ पॉसिबिलिटी उसकी इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही, क्योंकि बात सारी ये है कि लबनान के अंदर फिशार बढ़ गया है, प्रेशर बढ़ गया है। इजराइल जिस तरीके से बमबारी कर रहा है, जिस तरीके से बच्चों को मार रहा है, जिस तरीके से पूरे साउथ लबनान के ऊपर उन्होंने कब्जा करने का एक मंसूबा शुरू कर दिया है, और उस वजह से आई थिंक कि ईरान बड़ा इसमें अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है वो चीजों को देख रहा है कि वो आगे चलेंगी, क्योंकि बहरहाल एक सेंट्रल डिमांड ईरान की तरफ से ये है कि अगर कोई मुआहिदा होता है तो उसके अंदर यूएस एंड एलाइज ईरान एंड एलाइज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, और ईरान एंड एलाइज यूएस एंड एलाइज के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और ईरान ने शुरू से कहा हुआ था कि लबनान को हम अबैंडन नहीं करेंगे। आपको याद होगा पहला जो राउंड हुआ था मुज़ाकरात का, वो इसी बात पे रुका हुआ था, और अभी भी चीजें जो रुकी हुई लबनान की इशू के ऊपर रुकी हुई है। और आई थिंक जो सेकंड उनके जो बार बार वो न्यूक्लियर मटेरियल को ले आते हैं बीच में, जबकि ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी आए यहाँ पे, इतनी मेहनत की सबने और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। तो आई थिंक ये स्पॉयलर्स, इजराइल की बात होती है कि इजराइल स्पॉयलर है, आई डोंट थिंक इजराइल स्पॉयलर है, स्पॉयलर अमेरिकन खुद ही है। सही हो गया। अच्छा, अब इस सबके अंदर जाहिर बात है कि ये भी खबर आई थी बीच में कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मजीद ज़्यादा पहले से सख्त शराइत जो हैं वो ईरान को थमा दी हैं। तो आपको लगता है कि ईरान जिसने मैदान जंग में सरेंडर नहीं किया, और अभी तक अगर हम देखें तो जो अमेरिका करता है ईरान उसका जवाब भी दे देता है कुवैत में यूएस बेसिस पर, तो ईरान मुज़ाकरात की बेस पे सरेंडर तो कर नहीं रहा, और वो हू ब्लिंक्स फर्स्ट में अमेरिका जो है वो से जल्दी है। अपेरेंटली ईरान जो है वो ये तासुर देने में कामयाब हो रहा है मीडिया के पर्सपेक्टिव से कि ईरान को जल्दी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ हो पाएगा, यहाँ से बेहतर समत में चीजें जा पाएंगी? देखिए, मैं एक बात बड़ा कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, ईरान को वाकई जहां तक मुझे नजर आता है वाकई इनको कोई जल्दी नहीं है। स्टॉक मार्केट ईरान की हिस्ट्री में पहली दफा इनकी स्टॉक मार्केट ऑल ग्रीन स्टॉक्स पे, आप सोचें ब्लॉकेड लगा हुआ है, सब कुछ चल रहा है, बट फिर भी ऑल ग्रीन स्टॉक्स पे अभी भी मैं एक, ये आपको पीछे नजर आ रहा होगा, ये कोई मॉल एज सच कोई बड़ा मॉल नहीं है, नॉर्मल जगह है, ऐसे इसी सड़क के ऊपर 5-6 ऐसे मॉल बने हुए हैं मोबाइल मार्केट की तरह ही है। और यहाँ पे हलचल, अभी तो खैर वक्त हो गया है बंद होने का, मतलब ये शाम होने वाली है तो मार्केट जरा उस तरीके की नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पे बिल्कुल लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन इस तरीके की नहीं है जिस तरीके से दिखाई जाती है। बिल्कुल महंगाई हो रही है, ऐसी बात नहीं कि महंगाई नहीं हो रही, बिल्कुल इन्फ्लेशन यहाँ पे हो रही है, लेकिन ईरान ने पहले भी ये चीजें देखी हैं। और लेकिन अमेरिका ने जो सूरत हाल अभी देखी है अपने लिए, जिसके अंदर उनका जो ऑयल का स्टोरेज है, आप देखें स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो उनका ऑयल का है, उनकी जो डिमांड है दैट इज मोर देन 20 मिलियन बैरल्स पर डे, और उनकी जो दरामद है, जो प्रोडक्शन है, वो 13 मिलियन बैरल्स पर डे के करीब है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनका स्टोरेज भी 50 मिलियन बैरल जो है वो कम हो गया है, और आगे जाके नजर आ रहा है कि कुछ महीनों में अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो ईरान तो सरवाइव कर जाएगा, क्योंकि इनके पास पाकिस्तान से रास्ता है, तुर्की से रास्ता है, कैस्पियन सी से रास्ता है, अजरबैजान से रास्ता है, पर यूएस के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके थ्रू वो अपने आप को और पूरी जो ग्लोबल इमेज है और जो क्रेडिबिलिटी है उसको स्टेबलाइज रख सकें। क्योंकि हालात सिर्फ अमेरिका के खराब नहीं हो रहे, हालात उनके एलाइज जो यहाँ अरब ममालिक हैं जिन्होंने जंग में शिरकत की और उनके ऊपर जो लोग डिपेंडेंट हैं, उनके भी हालात जाहिर है साथ ही साथ खराब हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ईरान को वाकई में आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस के वाकई में कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि 47 ईयर्स से सैंक्शंस देखते हुए आ रहे हैं, 2 जंगें ऑलरेडी देख चुके हैं, एंड आई डोंट थिंक इनको कोई फर्क पड़ रहा है ज्यादा। आपको मतलब आई मीन ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर शोइंग दैट ईरान कैन गो थ्रू विद दिस। उनकी अपनी इंटेलिजेंस बताती है 6 महीने तो कम से कम वो ऐसे ही गुजार सकते हैं ब्लॉकेड के साथ और हॉर्मुज़ को बंद करके ईरानियंस। सही। तो इसमें जाहिर बात है कि यूएस वांट्स एन ऑफ रैम्प, और अमेरिका में ट्रंप की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी दाव पे है, वहाँ पे इलेक्शन सर पे हैं और ये उल्टी पड़ गई है जंग। लेकिन इसमें अल्टीमेटली नज़र यही आता है कि एक ही स्पॉइलर है जो अमेरिका को इस जंग में लाया। ये अमेरिका की जंग नहीं थी, अमेरिका इसमें इसराइल के पीछे कूद गया, और जब जब चीज़ें ठीक होने लगती हैं इसराइल ख़राब कर देता है। अब इसराइल और लबनान की जंग बंदी है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल वो जो एक येलो लाइन एस्टैब्लिश हुई उससे भी आगे बढ़ रहा है, अपने परचम लहरा रहा है, सारे काम कर रहा है, बयानात भी इश्ताल अंगेज दे रहा है। ये तो सीधा सीधा अमेरिका को मैसेज है कि भाई हम नहीं होने देंगे जंग बंदी, वी आर द स्पॉयलर्स अलल ऐलान। मखदूम साहब, एक बात कबूल करनी पड़ेगी, चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए, या तो अमेरिका इजराइल को कंट्रोल कर रहा है या तो इजराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। एक तो मुल्क कभी भी, मुल्क जो है वो जज्बात में फैसले नहीं करते, मुल्क बड़ा सोच समझ के फैसले करते हैं। और अमेरिका, ट्रंप आपको लग रहा होगा कि बड़ा जो है वो बड़ा इंपल्सिव है, बिल्कुल ठीक है, जो भी ट्वीट करता रहता है, बिल्कुल पता है कि ट्रंप के साथ मसला है, लेकिन जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन और जो एस्टैब्लिशमेंट है, आई थिंक डिसीजन मेकिंग वहां से जो है वो ज्यादा इन्फोर्स होती है और इम्पैक्ट होती है। एंड वी ऑल नो
अगर नहीं भी होती, लेट्स सपोज ट्रम्प भी फैसले ले रहा है, तो ट्रम्प इज अ बिजनेसमैन, ही नोज व्हाट इज गोइंग ऑन। और जो प्रोजेक्ट्स हैं इसराइल के अंदर, जो चीजें चल रही हैं, और एडल्सन से जो फॉर एग्जांपल जो पैसे लिए हैं, और फॉर एग्जांपल लॉबीज ने जो काम किया है, लॉबीज का इन्फ्लुएंस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमेशा से रहा है। तो आई थिंक ये जो स्पॉइलर है वो अमेरिका के अंदर भी स्पॉइलर मौजूद हैं, ना सिर्फ इसराइल खुद से स्पॉइलर है, बल्कि अमेरिका के अंदर ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्पॉइल कर रहे हैं इस चीज को, विच आई थिंक वी शुड रिकॉग्नाइज नाउ। अब टाइम आ गया कि हम बोलें कि या तो अमेरिका कंट्रोल में है या इसराइल कंट्रोल में। और जॉन मीरशाइमर कहते हैं, जो बड़े फेमस यहाँ पे जो अमेरिका में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका की पूरी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इसराइल के थ्रू रन हो रही है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू एक्सेप्ट दैट इट्स अमेरिका एंड इसराइल आर नॉट इंटरचेंजेबल। वो एक तरीके से एक ही साथ मिलके जो है वो आगे जाते हैं। ऐसा नहीं है, इसराइल को $300 बिलियन जो है वो एड दी हुई अभी तक अमेरिका Exactly. ने। ऐसा हो नहीं सकता कि डिसीजंस जो है वो खुद इसराइल खुद ले रहा है या खुद अमेरिका ले रहा है, अगर इसराइल का इन्फ्लुएंस है तो। या फिर ये गुड कॉप बैड कॉप वाली स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि Yes. एक गुड कॉप है, एक बैड कॉप है, और दूसरे पे डाल दिया और बिल्कुल। चीजें अपने खाता अपना दामन झाड़ते जो रहे। काम ये नहीं कर सकते उनसे करवा लेते हैं, जो काम वो नहीं कर सकते वो इनसे करवा लेते हैं। मेरे ख्याल में दोनों या तो मिले हुए हैं या तो एक का कंट्रोल दूसरे के ऊपर है, इसके अलावा कोई बात हो नहीं सकती। एग्जैक्टली। अच्छा, इख्तिताम पे जॉन साहब ये जरूर बताइएगा कि अगर अभी भी मुज़ाकरात, क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव टू लुक एट द सिल्वर लाइनिंग, वो जो होता है कि हमें पुरुमीद रहना चाहिए, तो अगर मुज़ाकरात की तरफ अगर जाता है मामला, तो ईरान टेक्निकली रियलिस्टिकली क्या कंसेशंस दे सकता है, सीधा सीधा अगर हम देखें? देखिए, ईरान कह सकता है कि फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, फॉर एग्जांपल। ईरान एनरिचमेंट के ऊपर फॉर एग्जांपल कैप लगा सकता है, लेकिन ये डिमांड करना कि आप इनरिच मटेरियल बाहर भेजें, अमेरिका के हाथ में दें, ये तो जंग, फिर क्या फायदा हुआ। ईरानी कहते हैं, मैं ईरानियों से पूछता हूँ और अभी भी किसी से पूछूंगा तो ये जवाब मिलेगा कि भाई क्या फायदा हुआ इतनी जाने देने का, क्या फायदा हुआ इतनी बमबारी सहने का, अगर आपको एंड में जो है वो पूरा न्यूक्लियर मटेरियल ही देना है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज मखदूम साहब दैट ईरान की आवाम ये फील करती है कि दे हैव वन द वॉर, और हुकूमत भी ये फील करती है कि वो जंग जीत चुके हैं। तो इनकी नजर में ऐसा कंसेशन देना यूनाइटेड स्टेट्स को, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वो कहें कि फॉर एग्जांपल ठीक है जी, हम टोल जो है वो नहीं लेंगे, या फॉर एग्जांपल चलें जी ठीक है, आपको हम इनरिचमेंट पे जो है वो कैप लगा के दे सकते हैं, दैट्स फाइन। बट जो बुनियादी हुकूक हैं, ईरानी कह रहे हैं कि हम वो कैसे कॉम्प्रोमाइज कर लें इतनी लड़ाई के बाद और इतनी शहादतों के बाद। सो आई डोंट थिंक कंसेशंस अमेरिका को इस तरीके के मिलेंगे कि वो अपर हैंड पे आएंगे। अमेरिका इस वक्त ऐसे कंसेशंस चाहता है कि वो अल्टीमेटली ऐसा लगे कि अमेरिका जंग जीत चुका है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। You can have a win-win situation, but you cannot have a situation where you say that America has won the war. तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कोई भी रैशनल एक्टर जो है वो चीज नहीं करेगा, कहीं भी किसी भी मुल्क में ये चीज कबूल नहीं हो सकती। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन साहब ईरान से हमारे साहब मौजूद। इसी के साथ मखदूम साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।